सिस्टम के बाद हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स। अब ऐसे तो सभी ऑर्गन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो आप समझ लीजिए एक तरीके से आपके लाइफ गिवर ऑर्गन्स हैं। अगर उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम या सीरियस प्रॉब्लम आ जाए या क्रोनिक प्रॉब्लम हो जाती है तब हमारी लाइफ को थ्रेटनिंग हो जाती है एक तरीके से। तो 5 वाइटल ऑर्गन्स बताए गए हैं हमारी बॉडी के लिए। तो सबसे पहले आपका एक वाइटल ऑर्गन है ब्रेन। जब ब्रेन से नीचे उतरते हैं तो हार्ट और लंग्स आ जाता है, फिर उससे थोड़ा नीचे उतरते हैं तो किडनी लीवर आ जाता है। बस यही 5 आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, कुछ ज्यादा नहीं। और इनको याद रखना भी बहुत आसान है। ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, बात खत्म हो गई। ना सिंपल है ये। अब इसमें सबसे ये जो वाइटल ऑर्गन्स आपके 5 हैं, इनमें जो आजकल प्रॉब्लम तो सभी एरिया में हो रही है लोगों को, लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं कि हार्ट में सबसे ज्यादा केसेस सामने आते हैं और कहीं ना कहीं हर फैमिली में कोई ना कोई हार्ट का पेशेंट है। अब वो हार्ट के पेशेंट की स्टार्टिंग हो जाती है आपके बीपी से, ब्लड प्रेशर से आपकी हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले हमने हार्ट को पकड़ा है कि हम लोग हार्ट को लेकर के चलें और उसके थोड़ा सा हार्ट के बारे में समझ लें और उसके बाद फिर उसके जो पैथोलॉजिकल और जो एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखें। तो सबको पता है कि भाई हार्ट का हमारा काम क्या है, पंपिंग करना ब्लड को, और उसी में आपके आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो ब्लड की सप्लाई करती हैं। प्योर ब्लड को ले जाना और आपके जो डीऑक्सीनाइज ब्लड जो होता है उसको ले जाने का काम आर्टरीज और वेन्स के द्वारा होता है। तो अब इनमें क्या होता है, अगर आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम आती है तब हमारे सामने ये सब प्रॉब्लम्स आती है। दूसरा क्या होता है कि ब्लड जो हार्ट है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे शरीर में 75 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो उनको ब्लड की सप्लाई करना, 75 ट्रिलियन सेल्स बताए गए हैं इन जनरल, तो उनमें ब्लड की सप्लाई करना हमारे हार्ट का मेन फंक्शन है। और केवल एक ऐसा पार्ट है हमारे पूरी बॉडी में जहां पर हार्ट ब्लड की सप्लाई नहीं करता है, बाकी सब जगह करता है, और वो आपका है कॉर्निया। कॉर्निया में ब्लड की सप्लाई नहीं होती। कॉर्निया ऑफ द आई, जो आंखों में जो कॉर्निया होता है, ये कहां से रिसीव करता है ऑक्सीजन को? डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। ये सीधे एयर से ऑक्सीजन को रिसीव करता है आपका कॉर्निया। बाकी सब जगह आपका जो है वो हार्ट के थ्रू ही ब्लड की सप्लाई होती है। ये एक बहुत बड़ा मेन फीचर है इसका। तो बड़ा सिंपल है, आप याद रख सकते हैं कि भाई कॉर्निया में ब्लड सप्लाई हार्ट के थ्रू ना होकर के कहाँ से होती है? डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। तो एयर से वो क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। बाकी सब काम हार्ट का करता है, वो अपना है। दूसरा एक बड़ा मेजर फैक्ट हमारे साइंटिस्टों ने अपना देखा है, और ये हम आपको बात इसलिए और बताना महत्वपूर्ण समझते हैं कि किसी के घर में अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो वो जो हार्ट का जो पेशेंट है उसके लिए एक, ऐसे तो किसी भी दिन किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, अटैक आ सकता है, लेकिन उन्होंने बताया कि साहब जो मंडे का जो डे है वो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स का डे माना गया है। तो अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो मंडे के दिन थोड़ा सा, जब मंडे आए तो थोड़ा सा उसमें कॉन्शियस रहना चाहिए, और स्पेशली जो मॉर्निंग का टाइम होता है, इसीलिए हमारे यहाँ बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात कही गई है कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम से हम ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं।
अब ये मंडे का जो दिन बताया है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई, लेकिन ये है कि मैक्सिमम जो हार्ट अटैक हुए हैं, हार्ट की कोई प्रॉब्लम जनरेट हुई है, तो वो मंडे का दिन है। ऐसा साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया है। जो भी केसेस आते होंगे हॉस्पिटल्स में इधर उधर में, तो उनमें उन्होंने ये देखा है कि मोस्टली मंडे वाले दिन जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है यहाँ पर। तो एक फैक्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट के रेफरेंस में। और एक कॉर्निया, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है और वो सीधे ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली इट रिसीव्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तीसरा फैक्ट ये है कि हम लोगों का जो हार्ट बीट है वो 72 बीपीएम होता है, लेकिन वो बताया गया है कि साहब ये मेल्स में 72 है और फीमेल्स में 78, उनका थोड़ा सा हार्ट बीट थोड़ी सी ज्यादा हो। तो 78 बीपीएम हो गया फीमेल्स के लिए, 72 बीपीएम हो गया आपके मेल के लिए। तो ये कुछ, और एक चीज इसमें और भी आती है इम्पोर्टेंट है कि जब कंसेप्शन होता है तो जो बेबी है वो 4 हफ्ता के बाद उसका हार्ट काम करना शुरू कर देता है। आफ्टर 4 वीक्स, कंसेप्शन के 4 हफ्ते के बाद हार्ट की बीट आप उसकी सुन सकते हैं। और एक इसी में ब्लड प्रेशर के रेफरेंस में हम लोग देखते हैं कि साहब कितना बीपी है, तो बीपी की जो नॉर्मल रेंज बताई गई है वो 120/80 बताई गई। तो डायलिस्टिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो हम लोग देखते हैं, और उसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो आपका डायलिस्टिक प्रेशर जो है वो मेन कंपोनेंट होता है, जो लोअर साइड में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना सर 80। तो हमको अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो हमको ये देखना चाहिए कि 80-120 में 80 कितना अबव जा रहा है या लो जा रहा है, क्योंकि जो आपका ये जो डायलिस्टिक प्रेशर है ये जब हार्ट रिलैक्स होता है तब वो बताता है। तो हार्ट को अगर रिलैक्सेशन कम टाइम पे मिल रहा है या उसकी हार्ट बीट ज्यादा हो रही है तो वो ज्यादा सीरियसनेस, और जब पंपिंग करता है तो वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, तो वो अगर 120 से 130, 40, 50 भी हो जाता है तो कोई बहुत ज्यादा सीरियसनेस की बात नहीं है। तो बीपी में भी जब हम देखते हैं कि 80-120, तो 80 की तरफ हमारा ध्यान मेजरली होना चाहिए। अब इसके अलावा हार्ट की कंडीशंस को मेजर करने के लिए हमारे पास सबसे जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आइटम है तो वो आपका शुरुआत होती है बीपी से। बीपी मॉनिटर कीजिए, उसके बाद ईसीजी आता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जहां पर कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वो ईसीजी के थ्रू देखते हैं। और अगर वो ईसीजी लाइन अगर टोटली फ्लैट हो गई, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है, इसका मतलब मैन पर्सन जो है आइदर डाइड और डाइंग। अब ईसीजी के बाद जब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर इको टेस्ट होता है, और इको टेस्ट के बाद टीएमटी का टेस्ट होता है। टीएमटी सबको पता है ट्रेडमिल टेस्ट है, और ये एक प्रकार का स्ट्रेस टेस्ट होता है कि जब हम बॉडी को स्ट्रेस देते हैं तो कितना हमारा हार्ट उसको बियर अप कर पाता है। तो वो ट्रेडमिल टेस्ट होता है, और वो डॉक्टर अपने उसमें इको टेस्ट और ट्रेडमिल टेस्ट करता है, और वो देखता है कि आपका हार्ट स्ट्रेस की फॉर्म में और एट रेस्ट फॉर्म में कितना वर्क एफिशिएंटली वो कर पा रहा है। और उसी से आपके हार्ट की मसल्स की पोजीशन, हार्ट के वॉल्व की पोजीशन वगैरह वगैरह, कॉर्डिनरी की पोजीशन, वो सब वहां से। नहीं तो उसके बाद फिर लास्ट में तो वो सीटी होती है। अगर आपका ट्रेडमिल टेस्ट नेगेटिव आया है तब सीटी की पोजीशन आती है। और पैथोलॉजिकल टेस्ट में एक जनरल टेस्ट है आपका लिपिड प्रोफाइल का, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्टिंग होती है कि आपकी आर्टरीज में कितना परसेंटेज कोलेस्ट्रॉल है। तो वो जब हम लोग पैथोलॉजी लेंगे तब हम लोग देखेंगे कि लिपिड प्रोफाइल में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, क्या उनके मेजर फैक्टर हैं, और किस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल का मेजरमेंट किया जाता है, और कैसे उसको हम एक लेमैन की तरीके से उसको समझ सकते हैं लिपिड प्रोफाइल। तो ये एक इन शॉर्ट में हार्ट के बारे में हमने कुछ फैक्ट्स आपको शेयर किए। अब अगर हम
इसका एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स देखें हार्ट को लेकर, तो सबसे मेजर बात क्या आती है कि आपके पास यहाँ पर हार्ट के लिए सन प्लेनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल, और साइन लियो और 5th हाउस, ये 3 आइटम आपके हाउस वाइज हो गया 5th हाउस, साइन वाइज हो गया साइन लियो, और प्लेनेट हो गया आपका सन। और हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है भाव, भावेश और कारक, इनको लेते हुए हम लोग 5th हाउस की एनालिसिस करते हैं, और साथ ही साथ में लियो साइन को देखते हैं और सन प्लेनेट को देखते हैं, और उससे एक आइडिया लग जाता है कि हमारी हार्ट की प्रॉब्लम्स अभी है या नहीं है, या फ्यूचर में कब आने की प्रोबेबिलिटी है। इसका एक आइडिया थ्रू विंशोत्तरी दशा एंड थ्रू ट्रांजिट हम एक कैलकुलेट कर सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ हमको दिखता है तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि हम एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा करके एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपना लिपिड प्रोफाइल दिखा करके फर्दर फिर जो वो कहे, इको टेस्ट कराए, टीएमटी कराए या ना भी कराए, या खाली आपको दवा दे दे या जो भी कराए, लेकिन हम लोग यहाँ पर उस प्रोबेबिलिटी वाला जो पीरियड है उस पीरियड में थोड़ा कॉन्शियस रह सकते हैं, अपने हार्ट के प्रति अवेयर हो सकते हैं। दूसरा, सबसे हर बीमारी का एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन स्ट्रेस होता ही है। जितना आप स्ट्रेस लेंगे हार्ट सीधे स्ट्रेस से गवर्न हो जाता है और वो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम दे देता है। अब इसी में हम आपको एक डेट टाइम बता रहे हैं, आप इसको बना लीजिए और कोई शेयर कर देगा, बहुत अच्छी बात है। तो आप डेट टाइम नोट कर लीजिए, ये है 19 अगस्त 1949। 19 अगस्त 1949, 16:45 लखनऊ। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट आएगी। अब हम इस हॉरोस्कोप को देखते हैं और ये देखते हैं कि जैसे हमको तो यहाँ पर चूंकि पता है कि ये हार्ट की इसमें इस नेटिव को प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपके सामने सपोज कीजिए ये हॉरोस्कोप आती है तो हम इसको कैसे देखें? तो हमने क्या देखा, मान लीजिए सबसे पहले हम देखते हैं भाव, भावेश, कारक। पंचम भाव मतलब कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है तो पंचम भाव पर टॉरस साइन आया आपका, तो पंचम भाव में साइन आ रहा है आपका टॉरस। तो भाव, भावेश, कारक। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग भाव देखते हैं, तो भाव में साइन टॉरस आया। अब यहाँ पर कोई भी प्लेनेट नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर प्लेनेट नहीं है तो हम यहाँ पे दृष्टियां देखते हैं। तो दृष्टि यहाँ पर गुरु की है और केतु की है, और यहाँ पर दृष्टि शनि की। 3 दृष्टियां यहाँ पर आई, तो शनि की आई, केतु की आई और गुरु की आई। ये 3 दृष्टियां हमको यहाँ पर देखने को मिल रही। तो कहीं ना कहीं पंचम भाव हमारा यहाँ पर पीड़ित हमको दिखता है। दूसरा क्या है, ये जो गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है, ये गुरु एक्चुअली में फंक्शनल मेलेफिक बीइंग द लॉर्ड ऑफ 3 and 12। तो गुरु भी यहाँ पर कोई हमारी हेल्प ऐसा से नहीं कर पा रहा है। और केतु और शनि की यहाँ पर एस्पेक्ट है। शनि यहाँ पर लग्नेश तो है, लेकिन शनि का जो अपना एक इन्नेट नेचर होता है वो उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर वर्क करता है। और केतु की भी अपनी एक दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं पंचम भाव हमको यहाँ पर पीड़ित दिखता है। अब अगर हम पंचमेश को देखें
शुक्र को देखें तो वो राहु केतु की एक्सिस में है, और इस प्रकार से पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है, उसी प्रकार से पंचमेश पर भी गुरु की दृष्टि, और पंचम भाव पर गुरु और केतु का एस्पेक्ट है, तो यहाँ पर पंचमेश राहु केतु के साथ में, एक्सिस में केतु के साथ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी पंचमेश भी पीड़ित है। कारक सूर्य है आपका, सूर्य आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और अगर हम उसको सूर्य को देखें तो कहीं ना कहीं वो मंगल और शनि के मध्य में स्थित है, तो थोड़ा सा तो आपका ये जो सूर्य है ये भी यहाँ पर पीड़ित हमको दिखता है। तो जब कभी भी भाव भावेश कारक तीनों पीड़ित हो जाए तो इसका अर्थ यह है कि वो कहीं ना कहीं उससे संबंधित इनको प्रॉब्लम लाइफ में जरूर देगा। और ये जिस नेटिव की हॉरोस्कोप है उसको कार्डियो मायोपैथी की प्रॉब्लम है। ये तो सब पूरा डायग्नोस हो चुका है। कार्डियो मायोपैथी एक हार्ट की ही एक काफी गंभीर बीमारी है, और ये हार्ट के मसल्स की हेरिडिटरी डिजीज होती है, और हार्ट फेल्योर तक इससे हो जाता है कार्डियोमायोपैथी से। और जैसा कि अब हो सकता है कि इसका कोई फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट आ गया हो, लेकिन जनरली कार्डियोमायोपैथी का बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट है नहीं। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में तमाम चीजें नई नई डेवलप हो गई हैं, तो ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी ये एक फैटल डिजीज है एक तरीके से कार्डियोमायोपैथी, और क्योंकि ये हेरिडिटरी होती है, हार्ट की मसल्स को कमजोर कर देती है, और यह मसल्स के जो अपने प्रॉपर फंक्शंस होते हैं हार्ट के, उनको वो मसल्स के जो फंक्शंस हैं हार्ट के, उनको वो प्रॉपरली वहां पर मैनेज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जब तीनों, किसी भी कुंडली का एक ये फंडामेंटल रूल है कि जब भाव भावेश कारक तीन के तीनों अगर वो पीड़ित हो जाए तो उस अंग से संबंधित प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। अब चलिए, हमने ये देखा कि साहब ये तो प्रॉब्लम हमको हो गई, तो अब हमको ये भी देखना पड़ता है कि भाई इसका एक जनरल एक संभावित पीरियड क्या हो सकता है। तो जब विंशोत्तरी दशा की तरफ हम लोग चलते हैं, तो विंशोत्तरी दशा की तरफ जब हम लोग चलते हैं तब इनका जो जब शनि की दशा आती है, चूंकि शनि जो है वो सूर्य के साथ में है और लग्नेश भी है और अष्टम भाव में भी है, तो यहाँ पर और उस समय लगभग नेटिव की जो एज है वो 38-40 के अराउंड है। तो अब आप ये देखिए कि जब शनि में सूर्य की दशा आती है, शनि में सूर्य, अब थोड़ा सा टाइमिंग कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ जॉब होता है कि कब इनको ये प्रॉब्लम या किसी को भी ये कब प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि प्रॉब्लम तो पता लगा पहले से चल रही है, लेकिन डायग्नोस कब हो रहा है। प्रॉब्लम स्टार्ट तो हो चुकी है आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 6 साल पहले, लेकिन जब नेटिव को कोई प्रॉब्लम आती है वो डॉक्टर के यहाँ जाता है और वो उसके हिसाब से अपना फिर डायग्नोस होता है। तो इनका जो डायग्नोस हुआ था वो अक्टूबर 1987 में हुआ, और अक्टूबर 1987 में शायद शनि में सूर्य की दशा थी।
जैसा कि हमने देखा था इसको। तो यहाँ पर शनि लग्नेश भी है, अष्टम भाव में भी है, तो लग्नेश होने से उसको भी कष्ट होगा, नेटिव को भी। लेकिन चूंकि जुपिटर का एक एस्पेक्ट भले ही वो फंक्शनल मेलिफिक है, 3 और 12 का लॉर्ड है, लेकिन जुपिटर जुपिटर होता है, कहीं ना कहीं वो अंतिम समय तक प्रयास करता है आपको एक रेमेडी देने का। और जब डॉक्टरों ने इनको डायग्नोस किया था तो वहां पर कार्डियोमायोपैथी इनको बताया गया था, ये आपको डिजीज है। और ईश्वर की दया से इनको उस समय जो भी ट्रीटमेंट मिला होगा 87 के अराउंड, और उस समय इतनी हमारी मेडिकल साइंस डेवलप नहीं थी जितना आज है, लेकिन फिर भी इनका ट्रीटमेंट जो हुआ, उस ट्रीटमेंट से इनको काफी कुछ फायदा भी हुआ और काफी सालों तक, ठीक है इनको प्रॉब्लम होती रही कुछ अपने हार्ट से रिलेटेड, लेकिन लॉन्जिविटी इनकी फिलहाल बनी रही। और काफी, अब उसके बाद इनकी डेथ कब हुई ये हमको नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अगर D9 चार्ट को भी देखें, D9 चार्ट में भी वही कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, वही सेम असेंडेंट टाइप भी है। और यहाँ पर जो सूर्य है वो मेष राशि में आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं सूर्य को यहाँ पर भी जो है वो बल मिला। लेकिन शनि अष्टम भाव में ही रहा, तो शनि अष्टम भाव में इन जनरल लॉन्जिविटी देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं जब इनकी जो 38 इयर्स में ये जो डायग्नोस हुआ था, तो ये एक संभावना थी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ट्रीटमेंट होगा कि अभी इनका ये फैटल नहीं होगा। दूसरा D9 चार्ट में सूर्य मेष राशि में आ गया, तो वो कहीं ना कहीं उसने सूर्य ने इनको बल दिया, जो इसका कारक प्लेनेट है। इसके अलावा जब हम लोग मेडिकली या कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं तो D3 चार्ट को भी देखा जाता है। D3 का मतलब होता है दृष्टांत चक्र। अब दृष्टांत चक्र में भी इनकी मकर लग्न आई, मतलब लग्न चार्ट में मकर आई, D9 में मकर आई, D3 में भी मकर लग्न आई। और D9 में सूर्य मेष राशि में था, तो D3 में जो इनका सूर्य आया वो सिंह राशि में आया और अष्टम भाव में आया। अब एक ये भी नियम है कि साहब अष्टमेश सूर्य और चंद्र अगर अपनी स्वराशि में है तो उनको अष्टमेश का दोष नहीं लग पाता है। तो यहाँ पर भी D3 चार्ट में भी जो सूर्य है उसको यहाँ पर भी अपना ओन साइन में रहने से वो बल की प्राप्ति सूर्य को यहाँ पर भी हो रही। तो अगर हम D1 देखें, D9 देखें और D3 देखें, तो तीनों में जो सूर्य है वो सपोर्टिव हो रहा है D3 के थ्रू भी और D9 के थ्रू। तो प्रॉब्लम जनरेट होने के बाद भी, और 87 में इतना एडवांस हमारी मेडिकल साइंस नहीं रही होगी, और कार्डियोमायोपैथी के बारे में कहा जाता कि जो मसल ठीक हो गई सो ठीक हो गई, जो फंक्शन नहीं कर पा रही, और थोड़ा ये हेरिडिटरी भी होती है, तो बहुत ज़्यादा इनका अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। अब होने लगा होगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं D1 में जुपिटर के थ्रू और D9 और D3 में सूर्य के बल के थ्रू इनको एक जो भी ट्रीटमेंट मिला हो उससे इनका सर्वाइवल चलता रहा, लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, ये हम कह सकते। तो बहुत सिंपल है एनालिसिस करना, बहुत सिंपल है देखना। हालांकि अभी मैंने बहुत सिंपल चार्ट लिया है जिससे कि आपको डायरेक्ट हार्ट की प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट हो जाए। अब डायग्नोसिस के समय हमको ये नहीं देखना है कि कौन बीमारी है, ये तो डॉक्टर ने बताया कार्डियोमायोपैथी है, हम नहीं इसको देख करके बता सकते कि कार्डिक मायोपैथी। हम केवल इतना बता सकते हैं क्या भाई आपके हार्ट में ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप फर्दर डॉक्टर के पास जा करके अपना एक
चेकअप करा लीजिए। और अगर अभी कुछ नहीं निकलता है सो फार सो गुड, लेकिन कॉन्शियस रहिए और फ्यूचर का कुछ एक टाइम पिंसोटी दशा के हिसाब से हम उनको ये बता सकते हैं कि इस टाइम पर ये प्राइमरी टेस्ट करा करके अपने कार्डियोलॉजिस्ट से आप अपना कांटेक्ट बनाए रखें। इस प्रकार से हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, किसी के नेटल चार्ट के माध्यम से एक सिंपल वे में, बड़ा ही इजी वे में एनालिसिस करके डायग्नोस कर सकते